कि नौजवान बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने रवां साल अपनी उम्दा कारकर्दगी से टी20 क्रिकेट में कई नए रिकॉर्ड्स कायम कर लिए। रवां साल मोहम्मद रिजवान के लिए कई लिहाज से यादगार रहा, लेकिन खुसूसन टी20 क्रिकेट में अपनी उम्दा कारकर्दगी से उन्होंने नई तारीख रकम कर दी और मुतअद्दिद रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। रिजवान ने रवां साल टी20 में मजमूई तौर पर 2000 से जायद रन्स स्कोर किए और ये संगे मील अबूर करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। रिजवान ने मजमूई तौर पर 2036 रन्स स्कोर किए, जिसमें एक सेंचुरी और 17 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। साल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम हैं, जिन्होंने इसी साल 1789 रन स्कोर किए। इससे कबल एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 रन्स का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल के पास था, जिन्होंने 2015 में 1655 रन्स बनाए थे। रिजवान ने रवां साल एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स का आलमी रिकॉर्ड भी बना दिया और मजमूई तौर पर इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में इस साल 1326 रन्स बनाए, जबकि बाबर आजम 939 रन्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इससे कबल एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टी20 रन्स का रिकॉर्ड आयरलैंड के पॉल स्टिरलिंग के पास था, जिन्होंने 2019 में 748 रन्स बनाए थे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अब तक बहैसियत ओपनर 6 सेंचुरी शराकत कायम कर चुके हैं, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। इससे कबल सबसे ज्यादा 5 सेंचुरियां शराकतों का रिकॉर्ड भारतीय जोड़ी लोकेश रावल और रोहित शर्मा के पास था। पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट की तारीख में अब तक 4 मरतबा 150 रन से जायद की शराकत कायम हुई है और चारों मरतबा ये कारनामा इसी जोड़ी ने सरअंजाम दिया। बाबर आजम से माजी में किए गए इंटरव्यू के बाइस तनकीद की जद में हैं। निदा यासिर ने 2018 में बाबर आजम का एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उनके हमराह ऑलराउंडर इमाद वसीम भी मौजूद थे। दौरान इंटरव्यू निदा यासिर बाबर आजम से उनकी शादी के बारे में बात करती नजर आईं। निदा यासिर ने पूछा कि बाबर को अपने लिए कैसी लड़की की तलाश है, जिस पर बाबर ने कहा कि लड़की समझदार होनी चाहिए। निदा यासिर ने फिर बाबर आजम से सवाल किया कि क्या आपको ऐसी लड़की चाहिए जो आपको बेड टी दे, सुबह आपके कपड़े इस्त्री करे और आपके लिए खाना पकाए, जिस पर बाबर ने तंजिया जवाब दिया कि क्या मैं बच्चा हूं जो सुबह स्कूल जाता है। मुझे शादी के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे और मेरे घर वालों को समझे। सवालों का सिलसिला जारी रखते हुए निदा ने लड़की की जाहिरी शख्सियत पर बात करते हुए पूछा कि क्या लड़की की आंखें बड़ी होनी चाहिए, कद लंबा हो, बाल लंबे हों, या फिर छोटे कद की और मोटी लड़की भी चलेगी। बाबर ने जवाब दिया कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, बस ऐसी लड़की हो जो मुझे और मेरे घर वालों को समझे। निदा यासिर ने फिर सवाल किया कि क्या आपके लिए मोटी और छोटे कद की लड़की ठीक होगी, जिस पर कौमी क्रिकेटर ने जवाब दिया कि बहुत ज्यादा मोटी नहीं, बस नॉर्मल होनी चाहिए। निदा ने पूछा कि सांवली लड़की भी चलेगी या आपको गोरी रंगत वाली लड़की चाहिए, जिस पर बाबर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे कोई भी लड़की चलेगी। निदा का ये पुराना इंटरव्यू एक मर्तबा फिर
मौजूए बहस है, जिस पर सार्फिन गुस्से के साथ निदा यासिर के अल्फाज के चुनाव पर भी तनकीद कर रहे हैं। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की इकलौती औलाद उनकी बेटी निदा नुसरत हैं, जो अब कनाडा में मुकीम हैं। निदा नुसरत ने अपने वालिद की यादों के बारे में बात करते हुए बताया कि मैं उस वक्त 13-14 बरस की थी जब उनका इंतकाल हुआ। मेरा उनके साथ ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन बचपन में होश संभालने के बाद 6-7 बरस के अरसे की यादें ऐसी हैं जो मेरी जिंदगी का हासिल है। नामवर सहाफी अमाद खालिक बीबीसी के लिए अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं, उनका कहना था कि वो एक लेजेंडरी फनकार की बेटी कहलाने में बहुत फख्र महसूस करती हैं। उनके जैसा फनकार और वालिद शायद ही कोई होगा। ये मेरी खुश नसीबी है कि आलमी उफक पर चमकने वाले फनकार की बेटी होने का एजाज मुझे मिला। वो कहती हैं कि अक्सर बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतने अरसे बाद क्यों मंज़िर आम पर आई हूँ। लोगों को मेरे बारे में इल्म ही नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि मेरे वालिद एक आम इंसान नहीं थे। मैं आज भी 16 अगस्त के दुख में जी रही हूँ। मैं आज तक उससे बाहर नहीं निकल पाई। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के साथ बिताए वक्त की यादों का तस्करा करते हुए वो कहती हैं कि उनको अपने काम से इश्क था। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता था, लेकिन जब भी वो घर पर कोई तर्ज बना रहे होते या रियाज करते तो मैं उनके कमरे के पर्दे के पीछे से उन्हें छुप छुप कर सुनती और देखती। निदा नुसरत कहती हैं कि हमारे घर में एक ऐसा हिस्सा था जहां बच्चों और खवातीन को जाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें इस बात का इल्म होता था कि मैं पर्दे के पीछे छुपी हुई हूँ। वो मुझे देखते तो मैं वहां से भाग जाती। निदा नुसरत बतौर वालिद उनकी मोहब्बत का जिक्र करते हुए याद करती हैं कि मुझे बचपन में कलम और कलर पेंसिल्स का बहुत शौक था, तो वो दुनिया में जहां भी जाते वहां से मेरे लिए बहुत से महंगे और मुख्तलिफ पेन और कलर पेंसिल्स लाते। ढेरों कलरिंग बॉक्स लाते। उनके सामान में से आधा सामान मेरी चीजों का होता। वो एक याद का तस्करा करते हुए कहती हैं कि काम की मसरूफियत के बाइस वो फैमिली को ज्यादा वक्त ना दे पाते और इसका उन्हें बहुत शिद्दत से एहसास था। एक दफा बैरून मुल्क से शो के बाद वापस आए तो आते ही मुझे अपनी गोद में लेते हुए कहा, अब मैं अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारूंगा। मैंने उनसे पूछा, बाबा अब आप कितने दिनों के लिए मेरे साथ रहेंगे? तो उन्होंने इस बात पर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। निदा नुसरत के मुताबिक वो बहुत हसास तबीयत के मालिक थे। निदा नुसरत का कहना था कि जब हम दोनों बाप बेटी एक साथ होते तो वो भूल जाते कि इर्द गिर्द की दुनिया में क्या है। वो तमाम तवज्जो मुझे देते। शायद उन्हें दुनिया से जल्दी चले जाने का इल्म था। वो हर काम जल्दी करना चाहते थे। जब वालिदा पूछती कि आपको खुदा ने इतनी शोहरत दी है, आपको जल्दी क्यों है, तो बाबा कहते कि अभी तुम लोगों को नहीं समझा सकता। निदा नुसरत का कहना है कि जब भी कभी उनके साथ बैरून मुल्क किसी शो पर जाने का मुझे मौका मिलता तो वो मुझे स्टेज के बिल्कुल सामने बिठाते और शो के दौरान मुझे देख देख कर उनकी आंखों में चमक आती। ब्रेक के दौरान भी मुझे स्टेज पर बुलाकर पूछते रहते। बचपन के एक वाक़े के मुतालिक निदा नुसरत ने मेरी उम्र उस वक्त करीबन 6 बरस थी और लंदन में एक शो के लिए मैं उनके साथ थी। घर से जल्दी निकलने के बाइस मैं अपनी चूसनी भूल गई और जब शो के लिए हॉल में पहुंचे तो मैंने रोना शुरू कर दिया, जिस पर बाबा सख्त परेशान हो गए। वो मुझे परेशान नहीं देख सकते थे। दूसरी तरफ शो ऑर्गेनाइजर्स उन्हें शो शुरू करने का कह रहे थे कि ताखीर हो रही है। उन्होंने कहा, जब तक मेरी बेटी चुप नहीं होगी मैं शो शुरू नहीं कर सकता। लिहाजा एक बंदे को वापस घर भेजकर मेरी चूसनी मंगवाई गई और जब मैं चुप हुई तो उन्होंने ताखीर से शो शुरू किया। दौरान शो भी वो ब्रेक में मेरे पास आकर मुझे प्यार करते रहे। वो कहती हैं कि जब भी उनकी कोई एल्बम रिलीज होकर आती तो उसकी पहली कॉपी वो मुझे देते और अगले दिन मार्केट में रिलीज करते। मैं उनकी तमाम एल्बम्स को अपने सिराने तले रख कर सोती थी। निदा का इस सवाल पर कि क्या कभी नुसरत ने उन्हें गाने के लिए कहा, तो उनका कहना था कि हमारे घराने की रिवायत है कि खवातीन नहीं गाती, लेकिन कभी जब वो घर पर होते और रियाज के दौरान मुझे बुला लेते और कहते मेरे साथ साथ गाओ तो मैं उनके साथ कुछ गुनगुना लेती थी। वो बताती हैं कि मैंने पेशा वाराना तौर पर कभी नहीं गाया, लेकिन आज भी घरेलू तकारीब में कुछ गुनगुना लेती हूँ। नुसरत की बेटी का कहना था कि बचपन में मैं छोटी छोटी बातों पर खौफजदा हो जाती और
अगर वो पास होते तो उनके पीछे छुप जाती। वो हमेशा मुझे कहते, तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, कभी किसी चीज से घबराना नहीं और हमेशा हर चीज का बहादुरी से सामना करना। मुझे और मेरी वालिदा को ये दुख रहा और हमेशा रहेगा कि काश हम भी लंदन में उनके आखिरी दौरे पर उनके साथ चले जाते। बशुक्रिया बीबीसी। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट इन दिनों रणबीर कपूर के साथ अपने रिश्ते के हवाले से खबरों में इन हैं। कुछ दिन पहले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की खबरों ने भी खूब जोर पकड़ा था। ताहम आलिया भट्ट के वालिद महेश भट्ट नहीं चाहते कि अदाकारा शादी करें। महेश भट्ट अपनी बेटी आलिया के बारे में बहुत जज्बाती हैं और वो आलिया को हमेशा अपनी नजरों के सामने देखना चाहते हैं। एक पुराने इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने उनके हवाले से खुलकर बात की थी। आलिया ने बताया था कि महेश भट्ट नहीं चाहते कि वो शादी करें। इसके अलावा एक बार महेश भट्ट ने धमकी देते हुए उन्हें कहा था कि वो शाहीन और आलिया को बाथरूम में बंद कर देंगे और अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे। आलिया भट्ट ने कहा कि मेरे वालिद ने हमसे कहा कि तुम लोग कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम सभी को कमरे में लॉक कर दूंगा। वो सच्चे हैं और बोल देते हैं कि हम दोनों को वो शादी करते नहीं देखना चाहते। वो ऐसा कह ही नहीं रहे, वो सच में ऐसा कर भी देंगे। वो काफी फिक्रमंद हैं और हमें शादी से मना करते हैं। और अब आपको बताएं कि हाल ही में ये अल्फाज पाकिस्तानी अदाकारा सबा बुखारी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए और साथ ये भी लिखा कि मुख्तलिफ लोगों, मर्दों और डायरेक्टरों के इन अल्फाज ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। सन 2013 से शोबिस से वाबस्ता अदाकारा सबा बुखारी ने बीबीसी को बताया कि उन्हें बचपन से अदाकारी का शौक था और उन्होंने एफए तक तालीम हासिल की और उसके बाद से इस फील्ड से वाबस्ता हो गईं। उन्होंने ड्रामे के किसी तख्लीककार या हिदायतकार पर बराह रास्त कास्टिंग काउच के इल्जामात नहीं लगाए, मगर वो इस बात पर कायम हैं कि उन समेत कई नौजवान लड़कियों को इस किस्म की पेशकश की गई है और बाज ने तो ये गलत कदम उठाकर पछतावा भी किया है। सन 2013 में वो कम उम्र थीं और बड़ी मुश्किल से उन्हें हम सब उम्मीद से हैं नामी एक शो में मज़ाहिया किरदार निभाने का मौका मिला था। उसके बाद जब एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए वो पहली मर्तबा एक ऑडिशन के लिए अपनी वालदा के साथ पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब एक से बढ़कर एक चेहरे हैं। मैं तो ठीक तरह ग्रूम भी नहीं थी, जैसे शुरू में लोग घरेलू किस्म के होते हैं, लेकिन छोटी उम्र के किरदार की मांग की वजह से उन्हीं का इंतखाब कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि उनके लिए शोबिज़ में काम करना किसी मौजज़े से कम नहीं। मेरे जैसी लड़की को तो काम मिलता ही नहीं था, लेकिन फिर मिला और मेरे लिए सारे प्रोजेक्ट एक मौजज़ा हैं। वो समझती थी कि शोबिज़ में इतने बड़े सितारों के साथ काम करना बड़ी किस्मत की बात होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी नजरों में ये चाम मांद पड़ गया। शुरू में हम सोचते हैं कि पता नहीं इतने बड़े नामों के साथ काम करने का मौका कितना बड़ा होगा। हम अपने जहन में इंडिया पहुंचे होते हैं, लेकिन अंदर आकर बस ख्याली पुलाव रह जाता है। अंदर बहुत मेहनत करना पड़ती है। अगर आपके पास पैसे या ताल्लुकात नहीं तो आप रहने ही दें। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली सबा अब शोबिज़ में काम के बदले मखसूस ताल्लुकात की पेशकश से तंग आ चुकी हैं। उनका कहना था कि जब मैं छोटी थी तब मुझे ये बातें सुनने को नहीं मिली थी, फिर मैंने खुद को ग्रूम किया ताकि बड़े रोल मिल सकें।